नमस्कार शिक्षक बंधुओं और संस्था प्रधान साथियों। निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर कार्यालय ने शैक्षिक सत्र 2023-24 में दक्षता आधारित शिक्षण से शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम की विस्तृत कार्य योजना है वो 1 अगस्त 2023 को साझा की है। इस कार्य योजना में क्या क्या जानकारियां हैं, वैसे ये जो कार्य योजना है वो समस्त पीओ यूसीओ को मेल भी की गई है और ब्लॉक कार्यालय को भी भेजी गई है। तो इसका हम हूबहू वाचन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो उपयुक्त विषयांतर्गत लेख है कि जो 22-23 सत्र है 2022-23 बजट घोषणा बिंदु संख्या 6/3 में राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों में हुए लर्निंग लॉस की पूर्ति के लिए ब्रिज कार्यक्रम चलाने का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों में कक्षा 3 से 8 के लिए राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कार्यक्रम को संचालित किया गया है। इस कार्यक्रम में लर्निंग लॉस को ब्रिज करने के लिए निम्न कक्षा स्तर की दक्षताओं पर आधारित क्लस्टर वर्कबुक शिक्षकों को अध्ययन और आकलन में सहायता के लिए RKSMB के ऐप आदि की सहायता से दक्षता आधारित शिक्षण कर लर्निंग लॉस की पूर्ति करने का प्रयास किया गया। गत बजट घोषणा की निरंतरता में इस वर्ष भी बजट घोषणा 2023-24 के बिंदु संख्या 3 में भी ब्रिज कोर्स को अनवरत रखने की घोषणा की गई है। अतः गत वर्ष की भांति राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में सत्र 2023-24 में भी राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम निरंतर संचालित किया जाना है। तो मेरे साथ जितने भी RKSMB के मेंटर टीचर हैं वो इस वीडियो को ध्यान से सुने, देखें, समझें और अपने जो ग्राम पंचायतों के टीचर्स जुड़े हुए हैं उनके साथ भी ये वीडियो जरूर साझा करें। तो राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के विस्तृत दिशा निर्देश क्या हैं और कार्यक्रम के क्या चरण रहेंगे उनके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। तो पहला जो चरण है वो है लर्निंग गैप को दूर करने के लिए ब्रिज रेमेडिएशन कार्यक्रम। तो पहला जो कार्यक्रम है वो लर्निंग गैप को दूर करने के लिए ब्रिज रेमेडिएशन कार्यक्रम है। इसके लिए शिक्षक बंधुओं निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने ऑनलाइन PDF है वो वर्कबुक की वो शेयर की है। तो वो भी मैं उनका जो वीडियो डिस्क्रिप्शन है वो मैं लिंक में जारी कर दूंगा। तो इसमें विद्यार्थियों को उनके लर्निंग लेवल के आधार पर, उनके अधिगम स्तर के आधार पर पृथक समूह का निर्माण कर रिमेडियल शिक्षण करवाया जाना है। रिमेडियल शिक्षण का मतलब होता है कि उनका कौन सा लेवल है, वो किस अधिगम स्तर के हैं, उसके अनुसार उनमें जो गैप आ रहा है उस गैप को खत्म करने के लिए शिक्षण करवाना है। तो इसके लिए हमको जो निम्नलिखित कार्रवाई है वो करनी है। तो इसमें जो गैप दूर करने के लिए जो रिमेडियल कार्यक्रम है उसमें सबसे पहले वर्कशीट का वितरण और प्रयोग। तो सत्र 2023-24 देखिए वर्कशीट का वितरण और उनका उपयोग कैसे करना है इसके बारे में जानकारी रहेगी। तो 2023-24 के लिए RSCERT द्वारा नवीन वर्कबुक तैयार की गई है, ठीक है। इसलिए विषयवार रेमेडियल वर्कशीट्स RSCERT द्वारा तैयार करके स्माइल ग्रुप, शाला दर्पण या RKSMB के ऐप में CDO के माध्यम से विद्यालय तक पहुंचाई जाएगी। तो आज मैं ये 8 अगस्त को वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो 8 अगस्त को ये जो PDF फाइल है स्माइल ग्रुप में ये शेयर हो चुकी है, ये 7 अगस्त को ही हो गई थी। इसका जो मेन पॉइंट, जो पहला पॉइंट आता है वो है
विद्यालयों में कार्य पुस्तिका के उपलब्ध होने तक विद्यार्थियों का अभ्यास कार्य जारी रहे। इस हेतु कक्षा 3 से 8 हिंदी, गणित और अंग्रेजी विषय के कार्यपत्रों को शाला दर्पण, व्हाट्सएप, RKSMB के ऐप पर संस्था प्रदान आवश्यक रूप से डाउनलोड और प्रिंट करवा करके शिक्षकों को उपलब्ध करवाना। इस चीज को आप थोड़ा साथियों ध्यान से सुने कि शाला दर्पण, व्हाट्सएप और RKSMB के ऐप पर संस्था प्रधान आवश्यक रूप से कार्यपत्र को डाउनलोड करके प्रिंट करें और शिक्षकों को उपलब्ध करवाना है। इस चीज का हमें ख्याल रखना है। दूसरा इसमें है वर्कशीट प्रिंट करने के लिए कंपोजिटी स्कूल ग्रांट, ठीक है, CSG और छात्र कोष, जैसे ये सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में होता है, और विकास अनुदान, अगर आपके पास कोई विकास का अनुदान प्राप्त हुआ है उससे, या अन्य बजट विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें, ये कार्य करवाना जरूरी है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है समस्त पीओ ये सुनिश्चित करेंगे कि उनके परिक्षेत्र में, उनके एरिया में कक्षा 3 से 8 के सभी विद्यार्थियों के पास वर्कशीट उपलब्ध हो गई है। वर्कशीट का मुद्रण विद्यालय या पंचायत स्तर पर किया जा सकता है। तो स्कूल खुद है वो इनका प्रिंटिंग करवा सकते हैं, या वो खुद न करके पीओ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो विद्यालय स्तर पर या पंचायत स्तर पर मतलब पीओ कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट इसका आता है, वो होता है हमारा दक्षता आधारित शिक्षण कार्यक्रम के चरण। अब इसमें दक्षता आधारित कार्यक्रम के चरण क्या क्या रहेंगे, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो समस्त राजकीय विद्यालयों में जुलाई 2023 से अप्रैल 2024 तक ये दक्षता आधारित शिक्षण कार्यक्रम चरणबद्ध रूप से संचालित होगा, और इसके जो मुख्य चरण है वो 2 चरण होंगे। और ये 2 चरण कौन कौन से हैं, इनका हम आगे अध्ययन करते हैं। तो इसका जो प्रथम चरण है शिक्षक बंधुओं, प्रथम चरण में कक्षा के सभी विद्यार्थियों को दक्षता आधारित क्लस्टर वर्कबुक, यानी कि वर्कबुक प्राप्त होने तक वर्कशीट प्रिंट से, ठीक है ना, की सहायता से बिहाइंड ग्रेड दक्षता आधारित शिक्षण कार्य करवाना है। जब तक आपको इसकी प्रिंट आउट प्राप्त नहीं हो जाते विभाग के द्वारा, उससे पहले आप प्रिंट निकाल करके अपने स्तर पर जो बिहाइंड ग्रेड वाले बच्चे हैं उनका दक्षता आधारित शिक्षण कार्य करवाना है। फिर अक्टूबर 2023 तक प्रत्येक सप्ताह सोमवार से शुक्रवार प्रति दिवस कुल 8 क्लास में से 3 कालांश में वर्कबुक आधारित शिक्षण यानी कि रेमेडियल शिक्षण के लिए निर्धारित रहेंगे। जो 8 पीरियड आते हैं हमारे, उसमें से 3 पीरियड निकाल दो आप, तो 3 है ये RKSMB के लिए रहेंगे, और बाकी के जो 5 पीरियड है वो जो हमारे सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर फोकस रहेगा, ठीक है। तो शेष 5 कालांश में कक्षा स्तर का अध्ययन करवाया जाएगा, ठीक है। तो बिहाइंड दक्षता के काम होंगे 3 पीरियड में, और बाकी जो कक्षा स्तर के काम है वो 5 पीरियड में होंगे, जिसमें हमारे शेष विषय कंप्लीट किए जाएंगे। और दूसरा जो चरण है वो नवंबर 2023 से अप्रैल 2024 तक का रहेगा। तो इसमें प्रत्येक सप्ताह सोमवार से शुक्रवार प्रति दिवस प्रथम 2 कालांश रेमेडियल शिक्षण के लिए निर्धारित रहेंगे, और समूह अध्ययन है वो निरंतर रहेगा, ठीक है। जो बाकी वाले जो 6 कालांश आते हैं उसके अंदर इस समूह अध्ययन चलता रहेगा, और जो प्रथम 2 कालांश है उसमें रेमेडियल क्लासें चलेगी। यानी कि यह है कि अक्टूबर तक 3 कालांश रहेंगी रेमेडियल के लिए, और फिर नवंबर से ये 2 कालांश में रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये 2 चरणों में काम करना है। अक्टूबर तक हमें 3 कालांश रेमेडियल के लिए रखना है, फिर नवंबर से अप्रैल तक हमें 2 रखने हैं। फिर आया है विद्यार्थी समूहीकरण, विद्यार्थियों का समूह कैसे करना है। आप भलीभांति जानते होंगे कि आपने पिछले वर्ष भी समूहीकरण किया है, और वैसा ही इस बार भी करना है।
और इस बार नया क्या है वो हम इस वीडियो में जानेंगे इस गाइडलाइन के माध्यम से। तो वर्कबुक में उपलब्ध बेस लाइन असेसमेंट शीट, यानी कि आपकी जो वर्कबुक है उसी के अंदर ही बेस लाइन असेसमेंट शीट दे रखी है, उसके माध्यम से विद्यार्थियों की गत कक्षा स्तर की दक्षताओं का आकलन करेंगे, जिससे उनको लर्निंग लेवल के आधार पर अध्ययन की सुविधा के लिए समान आवश्यक अध्ययन दक्षता के आधार पर शाला दर्पण पर की गई प्रविष्टि के आधार पर 2 अध्ययन समूह उनके बनाए जाएंगे। उनके जो पिछली कक्षाओं की जो दक्षताएं हैं उनके आधार पर अध्ययन किया जाएगा उन बच्चों का, और उसके आधार पर ही उनके 2 समूह बनेंगे। और इसके पश्चात जब समूह का काम ये चल जाएगा, अपन जो ये बेसलाइन ले लेंगे, कक्षा 3 से 8 तक के समस्त विद्यार्थियों को 2 समूहों में अलग अलग बांट करके हमको बैठाना है। ठीक है, 3 से 8 तक के विद्यार्थियों को अलग अलग 2 समूह में बैठाना है। अब अगला आता है इसका पॉइंट जो मुख्य है, शिक्षकों के द्वारा 60% से अधिक प्रश्नों को सही करने वाले विद्यार्थियों को समूह ए में, यानी कि जिन्होंने सर्वाधिक 60% सवाल सही किए हैं उनको समूह ए में रखेंगे, और 60% से कम प्रश्नों को सही करने वाले विद्यार्थियों को समूह 2 में रखा जाएगा। कुछ कक्षाएं ऐसी आएंगी जिसमें सारे बच्चे 60% से अबव रहेंगे, तो वो 1 नंबर ग्रुप में है ही, कोई समस्या नहीं। कुछ कक्षाएं ऐसी भी आएंगी जिनमें सारे के सारे बच्चे हैं जो 60% से कम लाते हैं, तो उनको समूह 2 के तहत रहेंगे वो। ठीक है, फिर आपको ऐसा नहीं है कि फिर एक ग्रुप बढ़ाएं, कैसे बढ़ाओगे जब 60% से ऊपर ही नहीं है। ठीक है, तो ये मोटी मोटी बातें हैं। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में। दोनों विद्यार्थी समूह का बिहाइंड ग्रेड दक्षता आधारित अध्ययन करवाया जाना है। अब दोनों समूहों का जो बिहाइंड ग्रेड दक्षता आधारित अध्ययन है वो करवाया जाना, लेकिन शिक्षकों का ध्यान विद्यार्थी समूह की उस सामान्य दक्षता पर होना चाहिए जिस दक्षता में विद्यार्थी संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें बिहाइंड ग्रेड दक्षता अभिवर्धन की अधिक आवश्यकता है। ठीक है, जो बच्चे बहुत ज्यादा बैकवर्ड चल रहे हैं उनके साथ हमें कार्य करना है, और ये बिहाइंड ग्रेड दक्षता आधारित करवाना है। ठीक है, जिससे बच्चा चौथी का है और तीसरी लेवल मतलब दूसरी या तीसरी लेवल का अच्छा ज्ञान है उसको, बाकी उससे ऊपर का नहीं है तो उसको ऊपर वाला ज्ञान करवाना है ना। तो बिहाइंड ग्रेड यानी कि अभी जिस क्लास में है उससे निम्न स्तर का बच्चा भी नहीं है तो उसको निम्न स्तर वाली सारी चीजों की जानकारी करवानी है। ये हमें अक्टूबर तक 3 कालांश में करवाना है और फिर नवंबर से अप्रैल तक 2 कालांश में करवाना है। इससे बच्चा थोड़ा होशियार हो जाएगा। देखो ये काम है ना, हम पहले भी करते थे, लेकिन ये सारे स्कूलों में नहीं होते थे। कुछ विशेष स्कूलों में कुछ विशेष शिक्षक जो डेडिकेटेड थे वो करते थे कि भाई मैं 2 पीरियड में हम ना इनका फाउंडेशन क्लियर करेंगे और बाकी वाले पीरियड में इनकी जो किताबें वगैरह और जो सामान्य स्तर का काम चलता है वो हम करेंगे। लेकिन अब सरकार का ध्यान इसके ऊपर गया है, हमारे जो सतर्क शिक्षा विभाग है उसका ध्यान भी इस ओर गया है, तो उन्होंने इसको ऑल ओवर राजस्थान में किया है। मैं जो अरुण कुमार जी सर हैं जो RKSMB को हैंडल कर रहे हैं, मैं उनका बहुत ज़्यादा धन्यवाद ज्ञापित करूंगा इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए। तीसरा पॉइंट हम वाचन करते हैं। समूहीकरण में संस्था प्रधान द्वारा यह आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जाएगा कि विद्यार्थी में हीन भावना नहीं आए। कोई शिकायत प्राप्त होने पर संस्था प्रधान द्वारा उसका त्वरित निवारण किया जाएगा। तो जो भी शिकायतें आती हैं उनका आप निवारण तो तुरंत करें, चाहे किसी भी प्रकार की हो, टू जेड। ठीक है, अलग भावनाएं विद्यार्थी में या अभिभावकों में चली जाती है। और जब आप समीकरण करें तो किसी विद्यार्थी में ऐसा फील नहीं होगी अरे तेरे को ये नहीं आ रहा है तो इसलिए इसमें डर गया है, ये किया गया, वो अपने तक सीमित रखना है, बच्चे को नहीं पता होना चाहिए इसे। ठीक है, तो बच्चे को जब ये पता नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली उसमें इन भावना नहीं रहेगी। चौथा पॉइंट आता है विद्यालय के प्रकार के अनुसार विद्यार्थी समूह का निर्धारण संस्था प्रधान या स्वयं के स्तर पर करेंगे। तो विद्यालय के प्रकार से हमारा आशय है कि 1 से वो 5 है या वो 1 से 10 है या वो 1 से 12 है, तो उस अनुसार हमें क्या करना है, समूह बनाना है। अब हम बात करेंगे वर्कबुक वितरण की।
तो इसका जो तीसरा पॉइंट आता है हमारे सामने निकल करके, वो है वर्कबुक्स का नियंत्रण। विभाग द्वारा लर्निंग लॉस को दक्षता आधारित शिक्षण से रिकवर करने हेतु RSCRT द्वारा कक्षा 3 से 8 के लिए दक्षता आधारित क्लस्टर वर्कबुक विकसित की गई है। दक्षता आधारित शिक्षण के लिए इन कक्षाओं के समस्त विद्यार्थियों द्वारा निम्न वर्कबुक का उपयोग किया जाना है। देखिए, पहली वर्कबुक रहेगी हमारी पहल, और पहल है वो कक्षा 3 के विद्यार्थी जो बिहाइंड ग्रेड लेवल 1 और 2 के हैं, ठीक है, यानी कि उनमें कक्षा 1 और 2 की मतलब जो सीखने का स्तर है वो बढ़िया परिपक्व नहीं हुआ है ना, तो उनको ये पहल देनी है जिसमें तीनों विषय हैं, हिंदी, गणित और अंग्रेजी। अगला प्रयास आता है और ये 4 से 5 कक्षाओं के लिए है, और इसमें बिहाइंड ग्रेड 2, 3 और 4 ये सीखने का स्तर रहेगा। फिर प्रवाह है, ये कक्षा 6 और 7 के लिए रहेगा, और इसमें भी जो बिहाइंड ग्रेड लेवल है वो 4, 5 और 6 का रहेगा। देखिए, कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है कि 6-7 में भी बच्चा आ गया और वो उसका तीसरी लेवल का ही नहीं है, मतलब उसको किताब पढ़नी नहीं आ रही है, तो उसके लिए भी हमारे शिक्षक साथियों को थोड़ा अलग से प्रयास करना रहेगा, और इनके लिए भी ये तीनों ही वर्कबुकें हैं। फिर आता है प्रखर। प्रखर में कक्षा 8 के लिए है, और इसमें बिहाइंड ग्रेड स्तर है वो 5, 6, 7 का होता है, ठीक है, और इसमें भी ये 3 विषय दिए गए हैं जो बुनियादी दक्षताओं के लिए आवश्यक है। ये वर्कबुक है वो अगस्त सितंबर माह तक CBO कार्यालय तक समसा द्वारा ब्लॉक स्तर पर तदुपरांत विद्यालय में पहुंचाई जाएगी। देखिए, सितंबर माह आ सकता है ना, अगस्त में वैसे हम कार्यक्रम रहते हैं, लेकिन सितंबर तक तो ये आ ही जाएगी। उससे पहले हमको क्या करना है, हमारी जो वर्कबुक आई है आगे से PDF फॉर्मेट में, जिनका लिंक है मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इनको डाउनलोड करके प्रिंट करें और हर एक विद्यार्थी को ये शेयर करें, उनको देवें, ऐसा इस गाइडलाइन में लिखा हुआ है। ब्लॉक स्तर तक वर्कबुक प्राप्त करने और भेजने हेतु CBO नोडल अधिकारी होंगे, ठीक है, तो ब्लॉक स्तर पर CBO है वो नोडल अधिकारी हैं। अब हम नवीन वर्कबुक का वितरण है वो किस प्रकार रहेगा उनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो पहला है कार्य पुस्तिका संकेतांक दक्षता आधारित वर्कबुक। तो इसमें कक्षा 3 से 8 के लिए तैयार ये वर्कबुक निम्न कक्षा स्तर की दक्षताओं पर आधारित है। निम्न कक्षा स्तर की दक्षताओं पर, जिनमें 3 खंड है। तीनों भागों में पाठ्यक्रम में निर्धारित दक्षताओं को कठिनाई स्तर के क्रम में रखा गया है, जिससे अभ्यास की सततता के साथ आसान अधिगम हो सके। और इसका जो दूसरा पॉइंट है वो है गतिविधि पत्रक। कार्य पुस्तिका में लगभग 10 से 12 शीट्स गतिविधि आधारित है, जिसे दक्षता आधारित वर्कशीट की पूर्व गतिविधि कराई जाकर के कॉन्सेप्ट को आसान से स्वीकार किया जा सके, मतलब बच्चे को कंसेप्ट है वो आसानी से समझ में आ सके, ऐसी गतिविधि आधारित 10 से 12 वर्कशीटें उसमें हैं। और उल्लेखित की गई गतिविधि को और अधिक सहज बनाने के लिए प्रत्येक गतिविधि की वर्कशीट और QR कोड से अन्य गतिविधि के वीडियो और अध्ययन सामग्री उपलब्ध भी करवाई गई है। यानी कि आपको QR कोड भी दे रखा है, आप QR कोड स्कैनर डाउनलोड कर लें और उससे वो वीडियो लिंक वगैरह भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट शीट। तो गत वर्ष की भांति वर्कबुक में प्रत्येक मतलब प्रत्येक कक्षा जो बिहाइंड ग्रेड स्तर है या जो प्रत्येक सीट है उसमें आकलन के लिए प्रपत्र संलग्न है जो अध्ययन की दक्षताओं पर आधारित है। इसमें प्रति सप्ताह यह आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट के रूप में कराया जाना। देखिए, फॉर्मेटिव जो असेसमेंट है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो हमें वीकली करवाना है, ठीक है, प्रत्येक सप्ताह यह आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट के रूप में कराया जाना है। और आप प्रत्येक बच्चे की जो पुरानी फाइलें हैं उसके अंदर इनको आप सहेज के रख सकते हैं। चौथा आता है हमारा शिक्षक निर्देश। प्रत्येक वर्कशीट के फुटनोट पर शिक्षकों के लिए निर्देश उल्लेखित है, जिसमें शिक्षक कार्य पत्रक में उल्लेखित गतिविधि और संक्रिया प्रभावी ढंग से कर सके।
पांचवा क्यूआर कोड है। प्रत्येक वर्कशीट पर क्यूआर कोड भी उपलब्ध करवाया गया है, जिसमें अन्य गतिविधियों के वीडियो और अध्ययन सामग्री उपलब्ध है। छठा, कठिनाई स्तर के संकेतांक भी दिए गए हैं। प्रत्येक कार्यपत्रक पर उसमें समाहित दक्षता और गतिविधि के काठिन्य का विवरण सरल, मध्यम और कठिन स्तर के रूप में उल्लेखित है। आप देखेंगे तो वर्कशीट के ऊपर यहाँ पे इजी, हार्ड और ऐसे कुछ लिखा हुआ है, वो आप जरूर देखें, जिससे शिक्षक कार्यपत्रक का उचित उपयोग कर सकते हैं और आवश्यकता अनुसार विद्यार्थियों को सहायता भी कर सकते हैं। अगला जो मेन पॉइंट आता है वो है दक्षता आधारित आंकलन। राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम में कक्षा कक्ष में दक्षता आधारित शिक्षण के उपरांत कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों की दक्षता प्राप्ति का आंकलन व आगे के कार्यक्रम संचालन हेतु निर्धारित कार्यक्रम के तहत आंकलन करवाए जाएंगे। तो इसमें जो आंकलन के लिए सबसे पहले है वो बेसलाइन असेसमेंट है। तो बेसलाइन असेसमेंट क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। कई शिक्षक हैं वो बाद में फोन करके या मैसेज डाल करके पूछते हैं ये क्या है, ये क्या नहीं है। फिर उनमें अलग अलग प्रकार की भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती है। कोई अपना ज्ञान देता है, कोई अपना ज्ञान देता है और फिर सारा वो गोलमाल कर देते हैं। इसलिए आप सभी शिक्षक बंधुओं से आग्रह है कि आप जो गाइडलाइन है उसका बहुत तल्लीनता से अध्ययन करें और उसके अनुसार ही आप जानकारी लें और अपनी क्रियाओं का क्रियान्वयन करें। तो बेसलाइन असेसमेंट में रेमेडिएशन कार्यक्रम के प्रथम चरण में विद्यार्थियों के लर्निंग लेवल के जांच के लिए वर्कशीट या वर्कबुक की शुरुआत में बेसलाइन आंकलन पार्ट 2 विद्यार्थियों द्वारा करवाया जाना है प्रथम चरण में। ठीक है ना, प्रत्येक वर्कशीट के शुरुआत में ये दे रखा है। प्रथम चरण का मतलब क्या हो गया आपके क्या हो गया, अक्टूबर से पहले जैसे ये भी शुरू हो रहा है। ठीक है ना, तो प्रथम चरण हो गया। फिर अगला चरण होता है वो नवंबर से अक्टूबर तक का चरण प्रथम है और फिर बाद में नवंबर से अप्रैल तक का जो चरण है वो सेकंड पार्ट है। दूसरी हम बात करते हैं बेसलाइन आंकलन में विद्यार्थी के प्रदर्शन का वर्कबुक में रिकॉर्ड संधारण किया जाना चाहिए। बेसलाइन आंकलन में विद्यार्थी के प्रदर्शन का वर्कबुक में रिकॉर्ड संधारण करना है और इसकी प्रविष्टि शाला दर्पण मॉड्यूल पर भी करनी है। तो इस चीज का आप खासा ध्यान रखें कि आपको जो बेसलाइन आपने की है उसकी जो एंट्री है वो आपको शाला दर्पण पोर्टल पर करनी है। अगला आ गया कि जिन विद्यालयों में वर्कबुक उपलब्ध नहीं हो पाई है उनके संस्था प्रधान शिक्षकों को पूर्व उल्लेखित समसा पोर्टल, शाला दर्पण या आरकेएसएमबी के ऐप से बेसलाइन आकलन सीट डाउनलोड करवा करके उपलब्ध करवाएंगे। इस चीज का भी हमें ख्याल रखना है और ये हमारे संस्था प्रधान का कर्तव्य है। अगर संस्था प्रधान इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं और जो स्कूल टीचर्स देख रहे हैं तो आप संस्था प्रधान को इसके बारे में जरूर अवगत करवाएं, गाइडलाइन के बारे में जरूर बताएं। इसके आधार पर शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों का समूहीकरण किया जाएगा और लर्निंग लेवल पर आधारित आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। ये इस दक्षता आधारित गाइडलाइन आंकलन का महत्वपूर्ण बिंदु है। तो इन 4 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आपको दक्षता आधारित आंकलन करवाना है और उसके बाद में प्रत्येक सप्ताह में फॉर्मेटिव असेसमेंट है, रचनात्मक आंकलन, वो आपको कैसे करवाना है इसके बारे में भी हम जानकारी लेते हैं। तो दूसरा आता है रचनात्मक आंकलन या फॉर्मेटिव असेसमेंट। विद्यार्थियों द्वारा अध्ययन की उपलब्धि के समयबद्ध आंकलन हेतु वर्कबुक में 4 से 5 वर्कशीट को पूरा करने पर रचनात्मक आंकलन उपलब्ध है। यानी कि हर एक 4-5 वर्कशीट के बाद में आपके पास में FA दिया हुआ है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का एक पेज दे रखा है। ठीक है, इसे सप्ताह के अंत में करवाया जाना है। आप बढ़िया प्लानिंग से करेंगे तो 4 से 5 वर्कशीट आप क्लियर करवाते हैं तो शनिवार को या सप्ताह के अंत में आप FA ले सकते हैं। ठीक है, ये लेना है, ले सकते नहीं, लेना है। इससे शिक्षकों को पता चलेगा कि सप्ताह में कराया अध्ययन से विद्यार्थियों को कितना समझ में आया है। देखिए, जब आप वर्कशीट करवा रहे हैं उसके जैसे 4-5 शुरू के पन्ने करवा रहे हैं तो उससे पहले आपको उन चीजों का अध्ययन भी बच्चों को करवाना है। ठीक है, जब आप अध्ययन करवाएंगे तब जाकर के वो वर्कशीट करवाएंगे। कुछ शिक्षक ऐसे कहते हैं कि बस वो हमने वर्कशीट कंप्लीट करवा दी, मतलब वो बच्चों को देते हैं बता करके ऐसे, तो ऐसा नहीं करना है। वर्कशीट से पहले बच्चों को अध्ययन करवाना है, बच्चों को जानकारी साझा करनी है, उनका लर्निंग लेवल कम है
तो उसको डेवलप करना आपको, क्या कमियां हैं, उन कमियों को पूर्ति करनी। जैसे जोड़ नहीं आ रही थी, उसको जोड़ सिखानी है, फिर बाद में वर्कबुक में काम करवाना है साथ साथ में, ठीक है, और फिर आपको सप्ताह के अंत में एफए करवाना है। ऐसा इस गाइडलाइन में है। रचनात्मक आंकलन में भी विद्यार्थी के प्रदर्शन की वर्कबुक में प्रविष्टि कर रिकॉर्ड संधारण किया जाना चाहिए। वर्कबुक में इसकी एंट्री होगी, ठीक है, और ऑनलाइन डाटा एंट्री नहीं करनी है। यानी कि समझे आप, रचनात्मक आंकलन की एंट्री एफए है वो शाला दर्पण पर नहीं जाएगा, ठीक है, और जो बेस लाइन है, ठीक है, जो बेस लाइन असेसमेंट है वो एसडी पर जाएगा, ठीक है। अगला आता है हमारा योगात्मक आंकलन, या जिसे हम कहेंगे समेटिव असेसमेंट। इसको आप थोड़ा ध्यान से सुने। योगात्मक असेसमेंट हमारे सीसी में भी होता था और यहाँ पर भी होता है, ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। शिक्षण प्रक्रिया कितनी सफल रही, इसका ज्ञान करने के लिए अर्थात अधिगम आंकलन के लिए त्रैमासिक रूप से योगात्मक आंकलन करना है। हर 3 महीने के बाद में आपको क्या करना है, ऐसे लेना है। शिविर पंचांग में निर्धारित समय अनुसार 3, 4, 6 और 7 कक्षा के लिए 3 दक्षता आधारित RKSMB के आंकलन किए जाने हैं। कितने? 3 टोटल कितने हैं? 3 दक्षता आधारित आंकलन किए जाने हैं, और कक्षा 5 व 8 के लिए 2 दक्षता आधारित आंकलन करने हैं। तो आप समझ सकते हैं 3 से ले 3, 4, 6 और 7 इनके लिए होंगे 3, और 5 और 8 के लिए होंगे 2, क्योंकि ये बोर्ड क्लास है। तो दक्षता आधारित आंकलन यानी कि जो योगात्मक असेसमेंट है वो कितने होंगे? 2 होंगे, 5 और 8 के लिए। तो RKSMB के आंकलन 1 तथा RKSMB के आंकलन 2 के आयोजन के बाद 5वीं और 8वीं हेतु बोर्ड परीक्षाएं यथावत रहेगी, जिनमें अधिकाधिक दक्षता आधारित प्रश्न सम्मिलित किए जाएंगे, ठीक है। तो इनका जो तीसरा असेसमेंट होगा ना, वो इनकी बोर्ड परीक्षाएं होंगी, ठीक है। इस चीज को आपको समझना है। और तीसरी, चौथी और छठी, 7वीं के लिए 3 होगा। जो इनका लास्ट वाला होगा वो ये चीजें होंगी। फिर हम बात करते हैं, अब शिक्षक बंधुओं थोड़ा ध्यान दें आप इधर कि योगात्मक आंकलन के जो प्रपत्र हैं वो 2 भागों में होंगे। एक भाग ए होगा और एक भाग बी होगा। अब देखिए, भाग ए में बिहाइंड ग्रेड की दक्षताओं पर आधारित 15 से 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिन्हें हमें स्कैन करना रहेगा और स्कैन करके इनको RKSMB के पर अपलोड करना है, ठीक है। तो डायरेक्ट RKSMB के ऐप के माध्यम से ही इनको स्कैन करना है, जहां ऑटोमेटिक इनका अंकन हो जाएगा। दूसरा है भाग है, उसमें ग्रेड स्तरीय दक्षताओं पर आधारित प्रश्न होंगे, और इसकी एंट्री है वो हमें शाला दर्पण के ऊपर करनी रहेगी, ठीक है। और योगात्मक आंकलन उत्तर पुस्तिका प्रिंटिंग और वितरण के लिए जो पंजीयक नोडल एजेंसी है वो रहेगा इसके लिए जिम्मेदार, ठीक है। तो ये योगात्मक आंकलन के बारे में हमारी एक छोटी सी चर्चा थी। अब हम इस चर्चा को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। और ये जो योगात्मक आंकलन किस तारीख को लेना है, इसकी समय सारणी है जो हमारा शिक्षा विभाग है वो अलग से शेयर करेगा। अब कक्षा कक्षीय प्रक्रियाओं के बारे में हम बात करते हैं। तो दक्षता आधारित शिक्षण के दौरान 4 महत्वपूर्ण कक्षा प्रक्रियाओं का पालन किया जाना है। पहला है कक्षा कक्षीय प्रक्रिया। तो इसमें दक्षता आधारित और गतिविधि आधारित शिक्षण है और टीच साइकिल है ये। तो इसमें आपको क्या करना है, एक तो दक्षता आधारित और एक गतिविधि आधारित। गतिविधि आधारित का मतलब है बच्चों में मूवमेंट हो। जैसे आप जोड़ सिखा रहे हो तो जोड़ ऐसे नहीं उनको बोर्ड पर ही लाइन खींच के करवा रहे हो, आप उनको कुछ वस्तुओं की सहायता से जोड़ करवाओ, कुछ वस्तुएं गिनवा करके जोड़ करवाओ, तो वो होती है गतिविधि आधारित शिक्षण या जोड़ सिखाना, ठीक है। तो इस प्रकार आप हर एक संक्रिया में इस प्रकार की गतिविधि कर सकते हैं। और गतिविधियां, एक आदमी एक सोचता है तो दूसरा टीचर दूसरी सोच लेता है, तो आप अपने जो शिक्षक साथी हैं उनसे ये जानकारी साझा कर सकते हैं, उनसे भी गतिविधियों की जानकारी ले सकते हैं।
अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए शिक्षक दक्षता आधारित शिक्षण के निम्नलिखित चरण होंगे। पहले आपको पता लगाना है कि दक्षता है क्या। विद्यार्थी प्रदर्शन डेटा से उन दक्षताओं की पहचान करें जिनमें विद्यार्थी संघर्ष कर रहे हैं। कि भाई बच्चे, जैसे बच्चा संक्रियाओं में गुणा नहीं आ रहा है, जोड़ वाक्य आ रहा है लेकिन गुणा नहीं आ रहा है, तो कैसा पता करोगे? तो आपको क्या करना है, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट भी लेने हैं या उसकी बेस लाइन आप ले रहे हो तो बेस लाइन से आपको पता लग जाएगा। तो बेस लाइन से आपको पता लगाना है कि बच्चा कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है। तो बेस लाइन बड़ी ईमानदारी से आप बच्चों से करवाएं ताकि आपको पता लग सके कि बच्चा इसमें कमजोर है, तो आप केवल उसी में ध्यान देंगे। अब मान लीजिए आपको पता ही नहीं लगा कि बच्चा जोड़ में अच्छा है, बाकी में अच्छा है, गुणा में अच्छा है, लेकिन भाग में कमजोर है। अब आप जबरदस्ती उसको मतलब जोड़ बाकी गुणा भाग सिखा रहे हो, जोड़ बाकी गुणा भाग सिखा रहे हो, जबकि जोड़ बाकी गुणा भाग उसको जोड़ बाकी गुणा आ रहा है लेकिन भाग नहीं आ रहा, तो आपको केवल भाग पर काम करने की जरूरत है, तो बाकी चीजों पर काम करने की जरूरत नहीं है ना। तो इसलिए हमें क्या है, इससे ये काम हमारे आसान कर देते हैं। दूसरा होता है संकल्प लें कि RKSMB के ऐप की दक्षता सूची से 3 और 4 दक्षताओं का चयन करें जिन पर आगामी माह में ध्यान केंद्रित करेंगे। आपको 3 से 4 दक्षताएं लेनी है और उनको अगले महीने में उनके ऊपर फोकस करना है। तीसरा है योजना निर्माण। इस हेतु विविध गतिविधियों, योजनाओं, कार्यपत्रों का उचित चयन करके कक्षा में गतिविधि आधारित शिक्षण करवाना है। हमें ऐसी प्लानिंग तैयार करनी है कि ये दक्षताएं कमजोर हैं तो इन दक्षताओं के ऊपर हमको काम करना है, इन दक्षताओं के लिए हमें कौन सी गतिविधियां करवानी है, इन दक्षताओं को बड़ी आसानी से सहज तरीके से हम कैसे समझ सकते हैं, इसके बारे में जानकारी हमको साझा करनी है। और इसका जो सोर्स है वो है हमारा RKSMB के ऐप डिजिटल पाठ योजना दक्षता आधारित वीडियो। जो वीडियो है RKSMB के ऐप पे आएंगे उनको आप देख सकते हैं। ABL किट है हमारा कक्षा 1 से 2 के लिए, ABL किट है हमारा कक्षा 3 से 5। ABL किट का उपयोग कैसे करना है इसका वीडियो है, जो पूरी गाइडलाइन है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने दी है। आप जाकर के यहाँ ऊपर आई बटन जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। दूसरा है हमारा पॉइंट है वो है दक्षता आधारित अभ्यास करने के लिए कार्य पुस्तिका। देखो केवल कार्य पुस्तिका नहीं बनवानी, कार्य पुस्तिका तो हमारा लगभग 20 या 25% काम है। उससे ऊपर का जो मेन काम है वो है हमारा दक्षता आधारित और गतिविधि आधारित टीचिंग करवाना। ठीक है, केवल कार्य पुस्तिकाओं से काम नहीं करवाना है। कईयों को जब से पहला ये जो चरण थे उनको पता ही नहीं था क्या करना क्या नहीं करना है, तो आपको बता दें कि पहले आप अध्ययन करवाएं, फिर वर्कबुक पे काम करवाएं, फिर उनका फॉर्मेटिव असेसमेंट लें, फिर बाद में उनका प्रथम, द्वितीय और तृतीय योगात्मक आंकलन करना है। तो दक्षताओं को प्राप्त करने हेतु तो अभ्यास के लिए उपयोग की जाने वाली वर्कबुक की दक्षता आधारित वर्कशीट का उपयोग किया जाना है। और कार्य पुस्तिकाएं, कार्यपत्रक, RKSMB के ऐप वगैरह ये इनका सोर्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नियमित आंकलन, असेस साइकिल। शिक्षक विद्यार्थी की प्रगति जांच के लिए कार्य पुस्तिका में दिए गए आंकलन पत्रक से विद्यार्थियों का आंकलन मूल्यांकन करें। जैसे आपने आज एक कार्य पत्रक का कंप्लीट करवाया है, ठीक है, तो बच्चे बैठ करके आराम से उसको कंप्लीट करेंगे क्योंकि आपने इसके बारे में जो जानकारी है, पढ़ाई है, वो आपने करवा दी। अब बच्चे उस कार्य पत्रक को भरेंगे। अब बच्चे भरते हैं तो आपको ये देखना है कि बच्चे ने कौन सी जो दक्षता है वो उसमें कमजोर था, उसके ऊपर आप थोड़ा और रिमेडियल करें, उसके ऊपर और थोड़ा प्रयास करें वापस दोहराने का और बच्चे को निपुण बना दें। ठीक है, तो ये भी हमारी कार्यपुस्तिका, कार्यपत्रक और RKSMB के इसके सोर्स हैं। फिर है नियमित कार्यपुस्तिका जांच और विद्यार्थी फीडबैक। शिक्षक नियमित रूप से वर्कबुक की जांच करेंगे। देखो डेली आपको जांच करनी है, डेली नहीं कर सकते तो 2 दिनों के बाद तो आपको करना ही करना चाहिए। विद्यार्थियों को उनके द्वारा की गई गलतियों को तथा सुधार कैसे करें आदि का फीडबैक दें। अब ऐसे नहीं है कि जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, ये मैंने लिखा प्रार्थना, ठीक है, अब ये गलत है तो आपने इसको गलत कर दिया बस। तो आपको क्या करना, पहले तो करना है बोला, और बच्चों को उसके पास में जो सही जो हम प्रार्थना लिखते हैं वो सब वैसे लिखना है और थोड़ा बच्चे को इसके ऊपर बात करना है, तो बच्चे के दिमाग में ये चीज सेट हो जाएगी। आपका लिखा हुआ वो बच्चा वर्कबुक को बंद कर दिया, वो पढ़ा रहेगा, उसके ऊपर हाथों हाथ वहीं डिस्कस कर दो आप थोड़ा सा, लगभग 8 से 10 सेकंड का, तो वो बच्चा समझ जाता है। ऐसे जितना टाइम ले सकते हो उतना आपको लेना चाहिए।
पेरेंट टीचर्स मीटिंग और दक्षता आधारित रिपोर्ट कार्ड, जब ये एक महत्वपूर्ण पहलू है और इसके ऊपर भी हमको चर्चा करनी चाहिए। पेरेंट टीचर्स मीटिंग, हमारे विद्यालय सभी तभी सफल हो सकते हैं जब हम पीटीएम बहुत अच्छी तरीके से करें हो, तो हमें पेरेंट्स का सब जो पॉजिटिव सपोर्ट है वो मिलेगा, अन्यथा नेगेटिव सपोर्ट ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि पेरेंट्स टीचर्स के संपर्क में नहीं रहते हैं और प्रभावी पीटीएम नहीं होती है। तो और इसका जीता जागता उदाहरण है हमारे आसपास की कई स्कूल जहाँ पर अभिभावक कई प्रकार की शिकायतें शिक्षकों के खिलाफ कर देते हैं, तो वैसे ऑप्शन आते हैं कभी। इसलिए अभिभावकों के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखें, उनके साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखें, बहुत मजा आता है पढ़ाई करवाने में और स्कूल चलाने में। प्रत्येक विद्यार्थी के सीखने और उसके परिवार का विशेष योगदान रहता है। प्रत्येक विद्यार्थी के सीखने में उसके परिवार का विशेष योगदान रहता है। ये जैसा मैंने अभी पहले बताया वैसा गाइडलाइन में है। इसलिए ये आवश्यक है कि विद्यार्थियों के लर्निंग लॉस को रिकवर करने के लिए संचालित रिमेडिएशन कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए शिक्षकों के साथ साथ विद्यार्थियों के परिवारजन को भी जोड़ा जाए। कैसे जोड़ोगे? जब पीटीएम में वो अभिभावक आएंगे तो आप उनसे बात करेंगे तो वो जुड़ेंगे। इसलिए पीटीएम में कोशिश करें आपके सभी अभिभावक आ जाए। अभिभावकों को विद्यार्थी की प्रगति में भागीदार बनाने के लिए दक्षता आंकलन के आधार पर डिजिटल दक्षता आधारित होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड तैयार किए जाएंगे। होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड पहले भी हुए थे, इस बार अच्छे तरीके से और प्रभावी रहेंगे, वो भी तैयार होंगे। और पीटीएम में इन रिपोर्ट कार्ड्स पर चर्चा करनी है। ठीक है, पीटीएम जब हो तो रिपोर्ट कार्ड पर बात करनी है बच्चों के बारे में कि बच्चा इसमें कमजोर हो रहा है, हम स्कूल में ध्यान दे रहे हैं लेकिन आप घर पे भी थोड़ा ध्यान दो। डिजिटल रूप से रिपोर्ट कार्ड्स तैयार होने से शिक्षकों का कार्यभार भी कम होगा। देखो, काम शिक्षकों को ज्यादा नहीं करना, केवल स्टडी का काम करना है बस, और कुछ नहीं करना, जिससे शिक्षकों को दक्षता आधारित रिपोर्ट कार्ड में प्रविष्टि के बजाय अभिभावक शिक्षक के मध्य शैक्षणिक चर्चाओं के लिए समय मिल जाएगा। ठीक है, तो रिपोर्ट कार्ड ऑटोमेटिक तैयार होगा। अब आपको अपनी पीटीएम के ऊपर ज्यादा जोर देना है। ठीक है, इन रिपोर्ट कार्ड में विद्यार्थियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए दक्षता आधारित जानकारी और अभिभावक स्तर पर की जाने वाली सहायता का भी उल्लेख है। दक्षता आधारित आरकेएसएमबी के आंकलन और परीक्षाओं में विद्यार्थियों की प्रगति से माता पिता अथवा अभिभावक को अवगत करवाने के लिए पीटीएम का आयोजन सिविला पंचांग के अनुसार करवाया जाना चाहिए। इसके अलावा जो रिपोर्ट कार्ड की प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग के दो, या इसके अलावा अपन एक मिनट, मैं इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। प्रिंटिंग और वितरण है वो, इसके लिए पंजीयक नोडल एजेंसी रहेगा। ठीक है, और सातवां, अब पंजीयक नोडल एजेंसी, इसके बारे में मैं लास्ट में आपको और क्लियर करूंगा। शिक्षक क्षमता संवर्धन, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कार्यक्रम के तहत शिक्षक संवर्धन क्षमता संवर्धन हेतु कुछ चीजें हैं। शिक्षकों को दक्षता आधारित शिक्षण के विषय में समझ विकसित करना, शिक्षकों को उनकी कक्षाओं के बारे में डेटा आधारित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाना। ठीक है, ये भी इसमें रहेगा। इसके अलावा हम और बात करें, शिक्षकों को स्वयं पहल करने के लिए प्रेरित करना। हमने कई स्कूल ऐसे देखे हैं जहां पर केवल एक शिक्षक है, वो पहल करके बहुत कुछ कर रहा है, तो बाकी विद्यालय भी ऐसी पहल कर सकते हैं, बाकी शिक्षक भी ऐसी पहल करें। आप अपने विचार में आइडिया सोचें और उनको अपने स्कूल के साथ साझा करें, अपने शिक्षक अन्य साथियों के साथ साझा करें, तो वो आइडिया आपका बड़ा आइडिया बन सकता है। दूसरा, अगला पॉइंट, विद्यार्थियों की दक्षता के आधार पर समूह निर्माण करना, समूह के अध्ययन करवाने के संबंध में समाधान देना, विद्यार्थियों को दक्षता प्राप्ति हेतु गतिविधि आधारित शिक्षण करवाने के संबंध में मार्गदर्शन देना, विषय वस्तु में से दक्षता की पहचान करना और उसकी प्राप्ति हेतु विद्यार्थियों को यथा योग्य अध्ययन करवाना। ठीक है, तो शिक्षक क्षमता संवर्धन निम्नलिखित तरीकों से किया जाएगा। पहला इसका है वो है आरकेएसएमबी के ऐप, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। इस ऐप के माध्यम से शिक्षक अपनी कक्षा के विद्यार्थियों का आरकेएसएमबी के आंकलन में प्रदर्शन की जानकारी प्राप्त करेंगे। इस ऐप को जानने और उपयोग करने के संबंध में शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम अलग से आयोजित किया जाएगा। इस केवल आरकेएसएमबी के लिए हिंदी, गणित और
अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए L1 और L2, या अन्य जो इसको पढ़ा रहे हैं उनके लिए। ये जरूरी नहीं है केवल L1 L2 हो, अगर आप कोई सेकंड ग्रेड या वहाँ स्कूल में स्टाफ नहीं है वो पढ़ा रहे हैं तो वो भी ठीक है। विद्यार्थियों के प्रदर्शन के आधार पर RKSMB के ऐप ये भी दिखाएगा कि उन्हें किस लर्निंग लेवल के समूह में विभाजित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ट्रेनिंग्स भी होगी छोटी मोटी एक एक दिन की, और लर्निंग लेवल में किस प्रकार विभाजित किया जाना ये भी बताया जाएगा। दूसरा, पूर्व की भांति इस ऐप में ये ऐप के मुख्य तो 3 फेज होंगे। पहला है प्री असेसमेंट फेज। तो प्री असेसमेंट फेज क्या है इसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूं आपको। इस फेज के अंतर्गत शिक्षकों को महत्वपूर्ण कक्षा गतिविधियों को अपनी कक्षा में संपूर्ण करवाने के लिए ऐप के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा। अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए शिक्षक दक्षता आधारित शिक्षा को निम्नलिखित चरण रहेंगे। पहला है दक्षताओं की पहचान करना। विद्यार्थी प्रदर्शन डेटा से उन दक्षताओं की पहचान करें जिनमें विद्यार्थी संघर्ष कर रहे हैं। दूसरा, संकल्प। RKSMB के ऐप की दक्षता सूची में से 3-4 दक्षताओं का चयन करें जिन पर आगामी माह में ध्यान केंद्रित करना है। तीसरा, योजना निर्माण। इस हेतु विविध गतिविधियों, योजना, कार्यपत्रों का उचित चयन कर कक्षा में गतिविधि आधारित शिक्षण करें और शिक्षकों को महत्वपूर्ण गतिविधियों जैसे कि बेसलाइन मूल्यांकन, विद्यार्थी समीकरण, गतिविधि आधारित शिक्षण इत्यादि अपनी कक्षा में पूर्ण कर ऐप पर अंकित करने हैं। ठीक है, प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने पर उन्हें ऐप में पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो आपको एक कंपटीशन भी रखना है कि आपके पीओ में हाईएस्ट मार्क्स किसको मिल रहे हैं, हाईएस्ट स्टार किसको मिल रहे हैं। इसका जो दूसरा चरण है, तीसरा फेज है, वो ड्यूरिंग असेसमेंट। इस फेज के अंतर्गत शिक्षकों को विद्यार्थियों की OCR आंसर शीट को ऐप के द्वारा स्कैन करके अपलोड करना है। यह आपका ऐसे में काम रहेगा। FA में आपको केवल SD पर करना है और ऐसे हैं वो आपको इस ऐप के माध्यम से करना है। तो ऐप से डाटा सीधा SD पर शाला दर्पण पर आ जाएगा। तीसरा आता है हमारा पोस्ट असेसमेंट। इस फेज के अंतर्गत शिक्षकों को अपनी कक्षा के योगात्मक आंकलन के प्रदर्शन की जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। इस डाटा पर उन्हें मुख्यतः निम्नलिखित चीजें दर्शाई जाएगी। अब कौन कौन सी चीजें दर्शाई जाएगी? उन दक्षताओं की जानकारी जिनमें विद्यार्थी सबसे अधिक कमजोर है। इसमें आपके 1 स्टार आ रहा है तो मतलब बच्चा कमजोर है, 2 स्टार आता है तो बच्चा ठीक है, 3 स्टार आता है तो मतलब बच्चा और अच्छा जैसे है। तो इस प्रकार की जानकारी भी साझा की जाएगी और इसके आधार पर आगे का रेमेडिएशन कार्यक्रम आपको चलाना है। ठीक है, फिर दक्षताओं को प्रभावी ढंग से सिखाने के लिए सुझावात्मक वीडियो और पाठ योजनाएं भी हैं आपके लिए। तो ध्यान रखें, कभी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की चीटिंग नहीं करवाएं। चीटिंग बच्चे के साथ भी धोखा होता है और अपने साथ भी धोखा होता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं लग पाता है कि बच्चा कमजोर किस में है। तो इसलिए आराम से बच्चे को काम करने दें और उसको सीखने दें, और जिसमें कमजोर है उसको पता लगाएं और उसकी उस कमजोरी को दूर करें। RKSMB के ऐप की दक्षता सूची से 3-4 दक्षताओं का चयन किया जाना, तो ये हमारा संकल्प होता है और इस पेज में भी ये जारी रहेगा। अब कार्यक्रम का प्रबोधन क्या है वो मैं थोड़ा बता देता हूँ। यद्यपि राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कार्यक्रम में शाला दर्पण, प्रविष्टि और ऐप के माध्यम से विद्यार्थियों की प्रगति की नियमित जानकारी प्राप्त होगी, लेकिन कार्यक्रम के सुचारू क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर से संस्था प्रधान तक कार्यक्रम का नियमित और प्रभावी प्रबोधन शाला सम्मेलन ऐप के द्वारा भी किया जाना। ठीक है, देखो, वर्कबुक की प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंच सुनिश्चित करना, ये शाला सम्मेलन ऐप के माध्यम से पीओ और संस्था प्रधान और जो भी विजिट करने वाला है वो भी करेंगे, देखेंगे, चेक करेंगे। वर्कबुक की पहुंच होने तक डाउनलोड की गई वर्कशीट से अध्ययन करवाना। जब तक नहीं पहुंचे वर्कशीट तब उससे पहले आपको डाउनलोड करके काम करवाना है। विद्यालय की विजिट के दौरान प्रगति की समीक्षा करना। समस्त पीओ ये सुनिश्चित करेंगे कि उनके परीक्षा क्षेत्र में कक्षा 3 से 8 के समस्त विद्यार्थियों के पास में वर्कशीट उपलब्ध हो। वर्कशीट का मुद्रण विद्यालय या पंचायत स्तर पर किया जा सकता है। विद्यालय खुद इनके प्रिंट निकलवा सकते हैं या इनको पब्लिश करवा सकते हैं। वर्कशीट प्रिंट करने के लिए खर्च किए गए बजट की मॉनिटरिंग शाला सम्मेलन ऐप और गूगल फॉर्म के माध्यम से विभाग द्वारा की जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखें, जो खर्च आ रहे हैं उनका भी आपको ख्याल रखना है। अगर आपने खर्च शो किया है इसका मतलब प्रिंट किया है इसका मतलब बच्चे के पास में उपलब्ध है। इन चीजों का ख्याल रखें और वर्कशीट बच्चों को उपलब्ध करवानी ही करवानी है।
वर्कशीट प्रिंट के बिल और व्यय वितरण को संबंधित उच्च अधिकारियों को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया जा सकता है कि आपने प्रिंट निकाले हैं, इनके बिल आपने लिए हैं, तो वो आपको उच्च अधिकारियों को भेजने पड़ेंगे। प्रत्येक विद्यालय में RKSMBK के कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु विद्यालय स्तर पर एक अध्यापक को RKSMBK प्रभारी नियुक्त किया जाना। प्रत्येक विद्यालय में एक शिक्षक है, वो RKSMBK प्रभारी नियुक्त किया जाना, जो इस कार्यक्रम के विद्यालय स्तर पर क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना बनाएगा और समस्त विषय अध्यापकों को इस संबंध में प्रेरित करेगा और मार्गदर्शन देगा। ठीक है, तो पहले RKSMBK के मेंटर टीचर ब्लॉक लेवल पर होते थे, जो अलग अलग खंड बनाए हुए थे ग्राम पंचायतों के, उन पर। अब वो तो है ही है, इसके साथ साथ प्रत्येक स्कूल में भी एक RKSMBK प्रभारी रहेगा और वो अन्य शिक्षकों को भी इसमें गाइडलाइन देगा अपने मेंटर टीचर से लेकर के, या मेंटर टीचर तो उसको टेक्निकल इश्यूज वगैरह हैं उनको सॉल्व करवाएगा, बाकी की जो जानकारी है वो आपको प्रशिक्षणों में मिलेगी। कार्य और दायित्व किस स्तर पर किन किन का क्या कार्य और दायित्व है, तो इसमें मैं आपको जो पहला है संयुक्त निदेशक स्तर पर, अब संयुक्त निदेशक स्तर पर कुछ कार्य दायित्व हैं। उसके बाद में आप देख सकते हैं CDO लेवल पर भी है, तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा और अलग से इसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी, मासिक समीक्षा बैठक भी होगी, और फिर बाद में समेटिव असेसमेंट PTM की भी जानकारी साझा की जाएगी। फिर CBO स्तर पर, अब हम CBO स्तर वाली जानकारी थोड़ी जान ले लेते हैं, क्योंकि हमारे कई RP वगैरह भी इससे जुड़े हुए हैं। RKSMBK के कार्यक्रम की मॉनिटरिंग है तो CBO स्तर पर SCBO फर्स्ट को नोडल अधिकारी बना करके ब्लॉक स्तर की प्रति दिवस सुदृढ़ मॉनिटरिंग करेंगे, यानी कि SCBO फर्स्ट है वो इसकी जानकारी रखेंगे। दूसरा, CBO स्वयं अपने स्टाफ के अन्य सदस्यों PO UCO के माध्यम से बेसलाइन असेसमेंट, विद्यार्थी ग्रुपिंग, प्रथम 3 क्लास में रिमेडिएशन, गतिविधि आधारित शिक्षण, विद्यार्थियों द्वारा वर्कबुक पूर्णता, शिक्षकों द्वारा वर्कबुक जांच, सुधार, समेटिव असेसमेंट की पूर्व तैयारी और शिक्षक ऐप के प्रयोग को सुनिश्चित करेंगे CBO। दूसरा, समस्त CBO यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके परिक्षेत्र में कक्षा 3 से 8 के सभी विद्यार्थियों के पास वर्कशीट पहुंच गई है या उसका मुद्रण विद्यालय या पंचायत स्तर पर हो गया। अगला, व्यक्तिगत रूप से विद्यार्थियों को विगत दक्षताओं से प्रश्न पूछे के विद्यार्थी प्रदर्शन का आंकलन करें और ब्लॉक के समस्त विद्यालयों में बारी बारी से PTM में भाग लें, माता पिता से वार्ता करें, उन्हें प्रेरित करें और विभाग के साथ प्रतिक्रिया साझा करें। अब हमारा जो अगला जो दायित्व आ रहा है वो हमारा आ रहा है PO या UCO का। ठीक है, तो PO UCO के लिए क्या करनीय कार्य है? पहला, RKSMBK के कार्यक्रम की मॉनिटरिंग के लिए PO UCO स्वयं नोडल अधिकारी है, इसकी मॉनिटरिंग के लिए खुद नोडल अधिकारी है, ध्यान रखें। PO स्वयं अपने परिक्षेत्र के अन्य HM के माध्यम से परिक्षेत्र के सभी विद्यालयों में बेसलाइन असेसमेंट, विद्यार्थी ग्रुपिंग, प्रथम 3 क्लास में रिमेडिएशन, गतिविधि आधारित शिक्षण, विद्यार्थी द्वारा वर्कबुक पूर्णता, शिक्षकों द्वारा वर्कबुक जांच, सुधार, समेटिव असेसमेंट की पूर्णता और शिक्षक ऐप के प्रयोग की सुदृढ़ मॉनिटरिंग करेंगे। देखिए, सुदृढ़ को अंडरलाइन किया गया है यहाँ पर, यानी कि बहुत ज्यादा प्रभावी तरीके से। अपने परिक्षेत्र के समस्त विद्यालयों में बारी बारी से PTM में भी भाग लेंगे, माता पिता से वार्ता करेंगे, उन्हें प्रेरित करें और विभाग के साथ प्रतिक्रिया साझा करेंगे। निदेशालय के समस्त पत्रों का प्रिंट निकल करके पत्र में दिए गए निर्देश बिंदुवार क्रियान्वित सुनिश्चित करेंगे। अपने परिक्षेत्र में प्रति सप्ताह स्कूल विजिट के दौरान देखी गई 2 बेस्ट प्रैक्टिसेस को समूह को प्रेरित करने के लिए अपने PO व्हाट्सएप ग्रुप में भी साझा करनी है, यानी कि 2 प्रैक्टिस बेस्ट आपको वीडियो बनाने छोटे और अपने PO ग्रुप में साझा करना है। अपने परिक्षेत्र के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए शंकाओं का समाधान भी अपने परिक्षेत्र के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए शंकाओं का समाधान करने के लिए स्कूल HM और अपने परिक्षेत्र के 1-2 शिक्षकों के साथ मासिक बैठक भी आपको आयोजित करनी है। PTM में माता पिता की भागीदारी सुनिश्चित करनी है। निर्धारित समय सीमा में रिमेडिएशन और पाठ्यक्रम पूर्ण भी करवाना है, इसकी भी सुनिश्चितता PO करेंगे। और समस्त PO ये सुनिश्चित करेंगे कि उनके परिक्षेत्र में कक्षा 3 से 8 के सभी विद्यार्थियों के पास वर्कशीट उपलब्ध हो और वर्कशीट का मुद्रण विद्यालय या पंचायत स्तर पर किया जा सकता है। अब जो स्कूल हेड हैं उनके क्या कार्य रहेंगे?
कार्यक्रम की मॉनिटरिंग के लिए विद्यालय स्तर पर एक शिक्षक को RKSMB के इंचार्ज बनाएंगे। ठीक है। दूसरा, विद्यालय में बेसलाइन असेसमेंट, विद्यार्थी ग्रुपिंग, प्रथम 3 कालांश में रिमेडिएशन और गतिविधि आधारित शिक्षण, विद्यार्थियों द्वारा वर्कबुक पूर्णता, शिक्षकों द्वारा वर्कबुक जांच, सुधार और उसमें असेसमेंट की पूर्व तैयारी शिक्षक ऐप के द्वारा सुनिश्चित करेंगे। उक्त डाटा की कक्षा अध्यापक के द्वारा, ध्यान रखिए ये किसके द्वारा, कक्षा अध्यापक के द्वारा शाला दर्पण पर यथासंभव प्रविष्टि करवाना, पीटीएम में माता पिता की भागीदारी सुनिश्चित करना और शिक्षकों का सम्मेलन करने हेतु बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपने ग्रुपों में शेयर करना और उन्हें सम्मानित करवाना, ये भी इसमें शामिल रहेगा। और समस्त संस्था प्रधान ये सुनिश्चित करेंगे कि विद्यालय के कक्षा 3 से 8 के सभी विद्यार्थियों के पास वर्कबुक हो और उसका वितरण है वो विद्यालय स्तर पर कर सकते हैं। शिक्षक स्तर पर करणीय कार्य, इसका पहला पॉइंट है विद्यार्थियों को उनके सीखने के स्तर के अनुसार ग्रुपिंग करें। रेमेडिएशन अवधि के दौरान कार्य पुस्तिकाओं का उपयोग करके रेमेडिएशन का संचालन करें। सितंबर अंत तक प्रथम 3 कालांश में रेमेडिएशन करवाना। ठीक है। और गतिविधि आधारित शिक्षण और विद्यार्थियों द्वारा वर्कबुक का पूर्ण अध्ययन। अब देखिए यहाँ पर सितंबर अंत है, ऊपर अक्टूबर तक दिया हुआ, फिर क्योंकि नवंबर तक का एक अलग सिस्टम था, नवंबर से अप्रैल का 2 था और अक्टूबर तक का 3 था, अब यहाँ पर सितंबर तक दिया हुआ है, ये कंफर्म कर लेंगे हम। समेटिव असेसमेंट की पूर्व तैयारी और शिक्षक ऐप के प्रयोग को सुनिश्चित करेंगे। उक्त डाटा की कक्षा अध्यापक द्वारा शाला दर्पण पर यथा समय प्रविष्टि करवाएं और नियमित वर्कबुक की जांच करें। सुधार के लिए विद्यार्थियों को प्रतिक्रिया प्रदान करें और वर्कबुक में दिए गए फॉर्मेटिव असेसमेंट का संचालन कर विद्यार्थियों के स्तर में आ रहे सुधार का वर्कबुक में रिकॉर्ड संधारण करना है और विद्यार्थियों के कक्षा के प्रदर्शन की निरंतर समीक्षा करनी है और कठिन दक्षताओं को पुनः प्राप्त करें। ठीक है। और समग्र रिपोर्ट कार्ड का उपयोग करके पीटीएम का भी संचालन करवाना है, ये शिक्षकों की जिम्मेदारी है। और उक्त कार्य योजना के अनुसार क्रियान्वयन उल्लिखित समय अवधि में ही किया जाना सुनिश्चित है। ये हमारे निदेशक माध्यमिक शिक्षा के द्वारा जारी गाइडलाइन है, जिसका हमने हूबहू वाचन किया है, हमारी तरफ से कुछ भी इसमें नहीं है और इस गाइडलाइन के वाचन में हमने पूर्ण सावधानी बरती है। और फिर भी आपसे अपेक्षा है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। दूसरा, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ठीक है। और अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसको आप सब्सक्राइब करना नहीं भूले चैनल को। हमारा चैनल है एजुटेक मित्रा। हम हर एक विभाग की ऑथेंटिक जानकारी है वो आप तक साझा करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर किया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपको समाधान उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।